सही है। तो व्हाट इज अ वेक्टर? सबसे पहली बात बेटा सभी को ये तो पता ही है, यहां तक आप पहुंच गए पढ़ते पढ़ते, तो इतना तो आपने जान ही लिया होगा कि वेक्टर कुछ होता है ना, डायरेक्शन वायरेक्शन रहता है। सर डायरेक्शन कैसे बताया जाए? तो सर दो तीन तरीके हो सकते हैं, एक तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो, बना देता हूं आपके सामने। तो ये तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, क्या वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन, ये वो सब का कोई मतलब नहीं है भाई, है ना, थ्योरेटिकल बातें हैं, बातों से काम चलता नहीं है। तो बेटा देखो ये जो आपका प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन। तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास चार स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। आपने बेटा भारत का नक्शा देखा ही होगा, तो उसमें ऊपर वाले स्टेट्स कौन से हैं? नॉर्दर्न स्टेट्स। हमारा पुणे कहीं यहां आ जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ, साउथ स्टेट्स हैं ये हो गया आपका ईस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये सारा इलाका नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल वगैरह ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल बीच वाले डायरेक्शंस के भी हम नाम दे देते हैं, बिल्कुल 45 डिग्री पे जो बन रहे हैं ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा बेटा साउथ वेस्ट। फिर ऐसे यहां बना लो बिल्कुल बीच में 45 डिग्री, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट। हवाएं वगैरह चलती हैं तो बताया जाता है भाई हवा इतनी गति से चल रही है और इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो सब क्या है? वो वेक्टर है। बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में वेक्टर है, जैसे कि अभी आप देख चुके हो डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हम उसके ऊपर एरो बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए भाई वेक्टर की बात होने जा रही है। सर वेलोसिटी, सर एक्सेलरेशन, सही है, ये सब क्या है बेटा? ये है वेक्टर्स। वेक्टर्स है मतलब इनके पास होगा डायरेक्शन। अब देखो बेटा हम क्या कर रहे थे बचपन से, हम पढ़ रहे थे सर इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बोलना चाहूं तो इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं बेटा प्लस एक्स, और इस डायरेक्शन को बोल देता हूं माइनस एक्स, इस डायरेक्शन को बोल देता हूं प्लस वाई, और इस डायरेक्शन को बोल देता हूं माइनस वाई। सही है। तो क्वांटिटीज के हमें डायरेक्शन बताने हैं तो हम एक्स वाई में भी बता सकते हैं या हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इनके फॉर्म में बता सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूं कोई फोर्स है या वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, यहां से बना रही है 30 डिग्री, इसको कैसे बोला जाए सर? इसका डायरेक्शन कैसे बताया जाए? तो आप बोलोगे बेटा इस बात को, इस डायरेक्शन को बोलने का तरीका होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या होगा तरीका लिखने का? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मीनिंग ये बेटा कि आप पहले जाइए ईस्ट में, पहले कहां जाइए? ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, फिर किधर मुड़िए? नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ मुड़िए, ऊपर की तरफ मुड़िए, कितना? 30 डिग्री। सही है। तो अगर आपको इस डायरेक्शन को समझना है तो आप इसे उल्टा पढ़िए, लास्ट से पहले आइए, ऐसे पढ़ते जाइए। मुझे बताना एक, मैं बना रहा हूं बेटा 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बताइए कैसा बनेगा ये? तो आपको जाना है पहले वेस्ट में, क्योंकि साउथ किसका है? वेस्ट का। पहले वेस्ट में जाओ फिर साउथ की तरफ मुड़ना है। पहले जाएंगे वेस्ट में, वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, और फिर किधर मुड़िए बेटा? आपके पास दो ऑप्शन है मुड़ने के, या तो आप नॉर्थ की तरफ मुड़ो या साउथ की तरफ मुड़ो। इसको राइट टर्न बोलेंगे, इसे लेफ्ट टर्न बोलेंगे। सही है। तो आप मुड़िए साउथ की तरफ, कितना? 60 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा कुछ 60 डिग्री एंड दिस इज योर डायरेक्शन। तो अगर मैं इस तरीके से लिखने लगूं तो मैं सारे डायरेक्शंस कवर कर सकता हूं। यस और नो? सही है सर। अच्छा सर फिर तरीके तरीके के वेक्टर्स वगैरह सीखते हैं हम थ्योरी के अंदर बेटा। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है पैरेलल वेक्टर्स बेटा, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो आप बोलोगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा? ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो, इसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कहलाएंगे एंटी पैरेलल। अगर कोई वेक्टर सेम प्लेन के अंदर हो, सेम प्लेन, व्हाट इज प्लेन? प्लेन हमने समझा था 2D में। प्लेन क्या होता है बेटा? अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। तो अगर जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कोप्लेनर। क्या बोलेंगे इन्हें? कोप्लेनर। को मतलब अ ग्रुप, प्लेनर मतलब सेम प्लेन के अंदर रहने वाले वेक्टर्स का ग्रुप कहलाएगा कोप्लेनर। सही है। अच्छा सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर होती थी वो होती थी यूनिट वेक्टर। यूनिट
वेक्टर। सर इसके नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब बेटा 1 होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो यूनिट वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये किस काम आएगा हमारे? ये हमारे डायरेक्शन बताने के काम आएगा। तो बेटा अगर मुझे लिखना है ए वेक्टर, तो आप इसका मीनिंग है ये बोलना चाह रहे हो कि इसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, सभी के पास है वो तो, बट इसके पास एक्स्ट्रा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो अगर आप ए के ऊपर वेक्टर लगा दे रहे हो, इसका मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बोल रहे हो। सही है। अगर मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट इतना करके ऐसा। पर अगर मैं इसके ऊपर ऐसा लगा दूं बेटा मॉड, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं इस बार? ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। अगर मैं बोलता हूं बेटा बताओ यार मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम क्या नहीं बताओगे मुझे? डायरेक्शन नहीं बताओगे। सही है। अब देखो बेटा यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, इसे अलग से दर्शाने के लिए अलग से इसका सिंबल दिया जाता है। अगर मुझे ए कैप निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ऊपर ऐसा कैप। तो अगर मैंने ऊपर कैप लगा दिया, इसका मीनिंग क्या है? कि वो कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। सही है। अच्छा सर ए कैप का मीनिंग क्या हुआ? ये वह यूनिट वेक्टर है जो कि ए के डायरेक्शन में है। ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? जिस डायरेक्शन में ए था ना, उसी के डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ये। तो मुझे बताओ अगर बेटा मैं पूरे ए वेक्टर को, जिसमें मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है, उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो क्या मैग्नीट्यूड तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और बचेगा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। तो ये बन जाएगा आपका ए कैप। तो बहुत सिंपल है, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है उसके डायरेक्शन में, तो क्या कर दो? उसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो। 1 करने के लिए क्या करोगे? 20 को 1 करना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 20 करोगे, तो वो 1 बन जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1, और बचेगा डायरेक्शन, जो कि हमारा कहलाएगा यूनिट वेक्टर। सही है क्या? अब बेटा हमारे को स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं बेटा? सर ये है आई कैप। आई कैप क्या होता है बेटा? प्लस एक्स एक्सिस में जो आपका यूनिट वेक्टर है, ऐसा कोई एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और किस डायरेक्शन में हो? प्लस एक्स में, इसको बोलेंगे आई कैप। अगर यही यूनिट वेक्टर अगर आपको वाई में चाहिए, प्लस वाई में, तो ये होता है जे कैप। ये क्या होता है? जे कैप। अगर यही यूनिट वेक्टर आपको प्लस जेड में चाहिए, जेड मतलब आउट ऑफ दिस प्लेन, तो वो होता है के कैप। क्या होता है बेटा वो? के कैप। तो कितने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है हमारे? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बताइए जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? बोलो, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? देख रहे हो तुम कितने अटेंटिव हो? 1 है ना यार, कैप है ना, कैप है ना। बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है भैया, बिना बोले कैप है ना। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। सर इसका फायदा क्या हुआ सर आई कैप, जे कैप, के कैप का? बेटा मेरी बात सुनो। अब लेट अस से मेरे को कोई वेलोसिटी बनानी है जो कि प्लस एक्स में होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 20 होना चाहिए। तो मैंने बोला यार एक ये प्री डिफाइंड वेक्टर है, इसको ले आओ और इसे 20 से गुणा कर दो, तो ये 20 गुना बड़ा हो जाएगा। यहीं से एक बात सीखो, अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसकी लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी। सही है। जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर ऐसा है, कैसा है? ऐसा। मैं बोलूं बेटा 3a वेक्टर कैसा होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर इसकी लेंथ 3 गुना हो जाएगी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। बोलो यार, अगर मैं कर देता -2a, तो माइनस क्या कर देता बेटा? वो तो इसको पहले तो पलट देता और फिर 2 गुना करता है इसे। समझ में आया क्या? किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो मॉडिफाई हो जाता है। अगर प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। सही है यहां तक? तो मुझे बताओ बेटा, क्या अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड बनाना चाहता हूं, किधर?
प्लस x में, तो मैं 20 i कैप बोल दूं ना यार, है कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड कितना था 1, मुझे कितना बनाना है 20, तो 20 से गुणा कर दिया। अच्छा, अगर सर मेरे को 20 मीटर पर सेकंड बनाना होता माइनस x एक्सिस में, तो पहले क्या करता बेटा, -20 आई कैप, आई को पलट दो, पहले माइनस आई कैप बना दो, फिर 20 से गुणा कर दो। सर y में बनाना होता तो j कैप, माइनस y में बनाना होता तो माइनस j, और अगर k में बनाना होता तो k, और माइनस में बनाना होता तो माइनस k। बोलो सही है क्या यार? सारे डायरेक्शन किससे निपट गए? 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन एक्स वाई जी किससे निपट गए? आई जे के से। सर अगर बीच में कहीं बनाना हो तो उसके लिए हम कंपोनेंट लेना सीखेंगे, आई और जे के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, कुछ आई भी है और कुछ जे भी है, तो कहीं बीच में है। बोलो सही है क्या? उसको सीखते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं इसे? रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बोलो यार यहां तक सही है क्या? मिटा दूं इसे? ये सब वीडियो है, अगर आप चाहो आराम से लिख सकते हो। मेन बात है कि आप सिर्फ वही बात लिखो जो आपके लिए नहीं है, न्यू है। सही है? देखो जब हम वेक्टर सीखते हैं क्लास के अंदर बहुत आराम से, उस समय हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बच्चे को वेक्टर ऐसे सिखाओ कि वो वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स बनाए। किसके न्यूमेरिकल्स बनाए? वेक्टर्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनाए। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो वेक्टर सीखे जिससे कि उसकी फिजिक्स बने। दोनों में फर्क है। पहले वाला क्या सीखते हैं अपन? जिससे कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस बने। अभी हम कौन से कर रहे हैं? जिससे हमारी फिजिक्स के क्वेश्चंस बने। समझ में आया? तो अभी अपना वो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वो भी बन जाएंगे, पर पहले ये सीखो। बोलो यहां तक सही है बेटा? यहां तक। अब मैं आपको सिखाता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या सिखा रहा हूं बेटा? एडिशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो सर कागज पे ड्रॉ करके कर लो, लाइनें खींच के कर लो, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और एक तरीका होता है मैथमेटिकल मेथड। पहले अपन कौन सा सीख रहे हैं? ग्राफिकल। ग्राफिकल बेटा आपको लाइनें खींचनी है और आपको ड्रॉ करके रिजल्टेंट बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है बेटा? ये बताइए पहले तो। ए और बी, मुझे बताओ, दो दो चीजें और तीन चीजें तुमने जोड़ दी तो कितनी हो गई? 5 चीजें हो गई है। अगर मैं ऐसा वेक्टर्स के लिए बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए एक फोर्स है ऐसा ऐसा, सही है, F1, और एक फोर्स है ऐसा F2, सही है। तो जब मैं इस पे F1 लगाता हूं अकेला तो ये F1 एक्सपीरियंस करेगा, अगर मैं इस पे F2 लगाता हूं तो ये F2 एक्सपीरियंस करेगा। अगर बेटा मैं दोनों एक साथ लगाऊं तो ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सपीरियंस करेगा। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट इफेक्ट या कंबाइंड इफेक्ट या नेट इफेक्ट। सही है क्या? अभी एक बूंद बेटा, एक बूंद जो है वो ऐसे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है जो भी है उस समय, और हवा चल गई इधर की ओर, तो इस बूंद पे दो वेलोसिटीज मिल गई, v1 एंड v2। तो ये कहां जाएगी? क्या ये सिर्फ v1 की मानेगी? क्या सिर्फ v2 की? सर ये इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा ना, ये उसकी मानेगी, जो कुछ ऐसा आएगा। तो वो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। समझ गए? इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? नेट इफेक्ट। अरे बोलो, ये 2 टॉफी प्लस 3 टॉफी नहीं है। सही है। इसका प्लस का मीनिंग क्या है? यहां पर जोड़ करके क्या आ रहा है? सही है। आपके पेपर में नंबर खराब आए, आपके दोस्त ने भी आपको कुछ उल्टा बोल दिया, अब आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? भैया आपके पेपर में नंबर खराब आए थे, चलो ऐसा करते हैं, आपके पेपर में नंबर खराब आए, आप परेशान हो, आप घर गए, आपके घर वालों ने बोला बेटा तेरे लिए नई बाइक ले ली है। अब ये कौन सा मौका आ गया? खुशी का। अब बताओ तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे? सिर्फ खुशी या सिर्फ दुख? तो तुम इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के देखोगे भाई क्या बन रहा है, दुख बन रहा है या खुशी बन रही है ना? शायद खुशी बन रही होगी भी, तो फिर नेट तुम्हारा हो जाएगा खुशी की तरफ जा रहे हो। पर वो खुशी उतनी नहीं रहेगी जितनी तब होती जब ये नंबर खराब ना आते। कुछ तो कम हो जाएगी यार। पहले 20 यूनिट की होती थी तो अब 16 यूनिट की होगी, क्योंकि 4 इसने घटा दिए। अरे समझे क्या? तुम दवाई चिपकाओगे ना बेटा पेशेंट्स के, तो उसको 2 दवाई मिला करके खाने को बोलोगे, 2 दवाई एक साथ घटकनी है, तो उसके पेट में क्या होगा? एक नया कंपाउंड बनेगा, मतलब कुछ तो दोनों का इफेक्ट आएगा ना उसपे। वो अब इन्हें जोड़ना है बेटा।
इनको जोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्राइम तरीका है ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 3 होती हैं। तो 2 तो यही हो जाएगी ए और बी की। ए को बना दो बेटा, ये रहा ए। बी को बना दो सर ऐसा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। सर इन्हें जोड़ो, इनको पहले बनाओ और फिर जोड़ो। ए दिख रहा है आपको? ऐसा कहीं लग रहा है कुछ? अच्छा सर इसकी लेंथ जो है इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? ये छोटा बना है, ये बड़ा बना है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जितनी बड़ी लेंथ आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा चाह रहे हो। सही है क्या? क्या आप इसकी इसकी शक्ल देख के बता सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? बी का। क्यों? उसकी लेंथ ज्यादा है सर। सही है ना? तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा लेंथ। सही है यहां तक? अब इन्हें जोड़ना है बेटा। इन्हें जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि आप इन्हें सेम ऑर्डर में जोड़ो। कैसे जोड़ो? सेम ऑर्डर। सर ये ऑर्डर क्या है? सर देखो ये कहलाती है बेटा इसकी टेल। ये क्या कहलाती है इसकी? ये क्या कहलाता है इसका? हेड। तो आप, और ये इसकी टेल और ये इसका हेड, तो आप इसे सेम ऑर्डर में जोड़ो। तो सेम ऑर्डर में जोड़ने का मतलब ये होता है कि आप इसकी हेड और इसकी टेल को जोड़ो। ऐसा मैं ऐसा लिख देता हूं पहले। कैसे जोड़ो बेटा? हेड और टेल को जोड़ दो। तो अब आप बोलोगे सर इसका हेड तो यहां है और इसकी टेल यहां है, इनको कैसे जोड़ दूं? तो वेक्टर्स के अंदर ये सुविधा आपके पास है कि आप इस वेक्टर को पैरेलली खिसका सकते हो। मान लीजिए इस वेक्टर को खिसका के बेटा मैं यहां बना दूं, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? क्या इन दोनों की लेंथ सेम बनाई है मैंने? हाँ। क्या इनका डायरेक्शन भी अभी नीचे की ओर ही है? तो ये दोनों वेक्टर सेम हो गए ना यार। वेक्टर के पास 2 चीजें हैं, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों चीजें बदली नहीं, तो सेम वेक्टर ही तो हो गया। इसका मतलब इस वेक्टर को मैं खिसका सकता हूं, पर खिसकाते वक्त क्या ध्यान रखना है? उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, ऐसा डोलना नहीं चाहिए, वो बस सीधा रहना चाहिए। तो अगर मैं यहां बना रहा हूं तो मैं इसको खिसका के यहां भी ला सकता हूं। तो बताओ डायरेक्शन बदला क्या? मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, सेम वेक्टर है। तो बेटा ये वेक्टर की खासियत है कि आप इसे अपनी जगह से खिसका सकते हो। खिसका के इधर ले आओ बेटा। लिया है, लिया है, लिया है। यहाँ पे ये हो गया बी। बोलो बेटा आपको कैसे जोड़ना है? टेल और हेड को जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखो एक सेंस बन गया। सेंस क्या बना? टेल हेड, टेल हेड। सही है। अब आपको इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देना है। खुला पॉलीगन हो गया था ना ये, तो इसको बंद कर दो। बंद कैसे करो? इन ऑपोजिट ऑर्डर। बंद कैसे करो? तो क्या ऑर्डर बना हुआ है बेटा? ऐसा ऑर्डर बना हुआ है, ऐसा समझ लो कि ऐसा बना हुआ है क्लॉकवाइज टाइप, ऐसे घूम रहा है ये। तो आपको कैसे बनाना है इसे? ऐसा उल्टा बनाना है। तो आप ये बनाओगे एंड दिस विल बी योर ए प्लस बी। दिस विल बी योर। अब आप मुझे बताइए बेटा इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ेंगे? बोलो जल्दी बोलो। ट्राइंगल लो। किसको मिलाऊं बेटा? इसका हेड और इसकी टेल। किसी का भी हेड किसी की भी टेल चलेगी। तो इसको किसका के इधर लिया। अब क्या करना है? कंप्लीट कर दो, बंद कर दो। इसे बंद करोगे तो ट्राइंगल ही बनेगा, क्योंकि 2 जोड़ रहे हो ना, तो तीसरी साइड ट्राइंगल। अब कैसे जोड़ू इसे? सोचो जो इन दोनों ने मिलकर किया ना, वो ये अकेला कर रहा है, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये दोनों से ऐसे घूम करके आया, ये अकेला ऐसा चला गया। ऐसे सोच लो, कैसे भी सोच लो। तो ये इस ऑर्डर में जुड़े हुए थे और मैंने इसे इस ऑर्डर में जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड योर ट्राइंगल लॉ। दूसरा लॉ होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा? सेम इन दो वेक्टर्स को मैं पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ के बताता हूं। पैरेललोग्राम लॉ बोलता है भैया टेल टू टेल जोड़ो। कैसे जोड़ो? टेल टू टेल जोड़ो यार, या चाहो तो हेड टू हेड भी जोड़ सकते हो। प्रैक्टिस में क्या लेते हैं अपन? टेल टू टेल। बना दो 2 वेक्टर्स वही। जोड़ो बेटा इन्हें। कैसे जोड़ोगे बताओ? हेड टू हेड या टेल टू टेल? टेल टू टेल जोड़ दूं? किसका? पकड़ो इसे, पकड़ के इधर ले आओ। आजा भाई। सही है। अब पैरेललोग्राम लॉ में यहां तक पहुंच गए हम। टेल टू टेल या हेड टू हेड जोड़ दिया, टेल टू टेल जोड़ दिया हमने। अब आप करो कंप्लीट द पॉलीगन, सॉरी कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कंप्लीट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम क्या होता है? आमने सामने वाली साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो बेटा आप क्या करो, इसके सामने वाली साइड को इसके बराबर कर दो और इसके सामने वाली को इसके बराबर कर दो। ये ड्रॉ करना है आपको। और ये जो डायगोनल है ना, कॉमन डायगोनल, ये वाला जहां पे इन दोनों की टेल जुड़ी हुई है, ये जो डायगोनल है ये कहलाएगा ए प्लस बी।
तो आपने क्या करा, कंप्लीट पैरेललोग्राम कर दिया, देन क्या है बेटा, कॉमन डायगोनल विल गिव यू रिजल्टेंट। सही है, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए बताइए, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़े इसे, क्या करूं बेटा? ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट? पैरेललोग्राम कंप्लीट, आमने सामने वाली साइड्स बराबर और पैरेलल, सेम सेम बोल लो तुम तो बेटा, इसका सेम सेम यहां चिपका दो, इसका सेम सेम यहां चिपका दो, यार थोड़ा डॉटेड दिखाना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। और बेटा कॉमन डायगोनल, कॉमन डायगोनल मतलब जहां इनकी टेल जुड़ी हुई थी, इधर से डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, आमने सामने वाले पॉइंट जोड़ना है। ये हो जाएगा आपका क्या, a प्लस बी या रिजल्टेंट। सही है क्या? अच्छा सर, ये जो आपने ट्राइंगल लॉ से जोड़ा था, इसको हम जोड़ना चाह रहे हैं किससे? पैरेललोग्राम लॉ से। जोड़ लिया ना? देखो बेटा क्या सेम आंसर आया ना, देखो ये और ये सेम ही तो है। सही है ना? तो आप कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर्स क्या आने चाहिए? सेम ही आने चाहिए। सही है क्या? तो बेटा हमने सीखा कौन सा मेथड बताओ? ग्राफिकल मेथड, दो तरीके से। एक तीसरा मेथड होता है हमारे पास, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ बेटा आप देख रहे हो कि ये दोनों रूल्स जो है दो वेक्टर्स को जोड़ने के काम आ रहे हैं। कितने वेक्टर्स जोड़ रहे हैं हम इससे? दो जोड़ पा रहे हैं। अगर दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ने हो तो क्या करें? फिर पॉलीगन लॉ लगाएंगे। तो लेटेस्ट से ये आपके पास एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन्हें जोड़ना है आपको, एक दो तीन चार, इन्हें जोड़ना है। तो आप इन्हें ट्राइंगल लॉ की तरह जोड़ ले। पहले तो कैसे जोड़े बेटा? टेल हेड वाला करके जोड़ लो। कैसे जोड़ लेना? टेल हेड जोड़ ले। लाओ भाई जोड़ो इन्हें। किसका आगे पीछे ले आओ बेटा, किसका आगे ऊपर ले आओ, मिटाता चलता मैंने। बोलो सही है क्या? अब क्या करा था ट्राइंगल लॉ में, क्या किया था तुमने? पॉलीगन कंप्लीट किया था, वहां ट्राइंगल बना था, यहाँ कोई पॉलीगन बन रहा है इन ऑपोजिट सेंस। ये सेंस में थे, ये सेंस में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इन सबका सम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बोलो यार, तो ये किसका बड़ा भाई है? ये तो सर ट्राइंगल लॉ का ही बड़ा भाई है। सही है ना? ट्राइंगल लॉ का ही बड़ा भाई है ये बेटा। तीनों तरीके कौन से हैं? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ आर कौन से तरीके हैं? ये ग्राफिकल मेथड्स है, जिसमें हम कागज पे ड्रॉ करके आंसर निकाल पाते हैं। सही है ना? कोई तुमसे पूछेगा यार ये बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बताओ, यार भाई वैल्यू नहीं है, फोटो देख ले। समझ में आ रहा है? तो ये कौन से मेथड हुए? ग्राफिकल। यहां नंबर की बात नहीं हो रही है कहीं भी, यहां तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बताइए कोई तरीके में आपको दिक्कत, कोई डाउट? लिख लीजिए, कुछ लिखना है तो अगर आपको हल्का फुल्का। एक मिनट रुकते हैं, आप लिख लो, फिर हम सीखेंगे मैथमेटिकल मेथड जो हमारे काम आएगा। आपके दिमाग में जानी चाहिए बात, ठीक है? तो अपना काम हो जाएगा। दिमाग में नहीं जाएगी, कागज पे लिखते रहोगे, तो जब यूज करना होगा वेक्टर्स को तब भी आप क्लूलेस रहोगे, पता नहीं चलेगा क्या करना है इसके अंदर। हाँ कोई बात नहीं, आप चाहें तो इसको बाद में आप देख लीजिएगा लेक्चर को, एंड देन नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? आगे बढ़े। अब बेटा मुझे कैसे जोड़ने वेक्टर्स? बोलो यार, गणितज्ञ की तरह जोड़ने हैं ना, मैथमेटिशियन। तो तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन, सर 30 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन, इन्हें जोड़ के बताओ। तो मैं बोलूंगा बेटा इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन। समझ में आया क्या?
ये आंसर चाहिए इस बार हमें। तो बेटा देखो इसका डेरिवेशन वेरिएशन होता है जो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, बट अभी के लिए हम सीधा ही देखेंगे, कोई मतलब नहीं हमारे लिए डेरिवेशन का। सही है। अब देखो सबसे पहले आप एक चीज सीखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडिशन में। बोलो मानते हो कि नहीं? जैसे मैं बोलूं बेटा, आपको मैं बताता हूं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। लेट अस से मैं बोलता हूं बेटा 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना होता है, बोलो। 4 न्यूटन और 2 न्यूटन कितना होता है? 6। तो बेटा ये स्केलर होते तब होता ना, तो आपको इन्हें जोड़ते वक्त क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर की तरह सोचना होगा। बताओ यार कितना होता है? सोचो एक ब्लॉक है, इस पे 4 इधर लग रहा है और 2 भी इधर ही लग रहा है, कितना हो गया बेटा? ये 6 हो गया। पर यही 4 और 2 एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में? थीटा 0 डिग्री। यही 4 और 2 बेटा ऐसे लग जाते तो ये कितना हो जाता? तब तो 2 ही होता। तो 4 और 2 6 भी हो सकता है, 4 और 2 2 भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। सही है ना? ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बन रहा है? यहां कुछ थीटा बराबर 180 डिग्री बन रहा है। तो सर एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब देखा जाता है जब उन्हें टेल टू टेल जोड़ा जाए। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब देखना है? जब उन्हें कैसे बनाया जाए? टेल टू टेल जोड़ा जाए। सेम आप हेड टू हेड भी जोड़ के कर सकते हैं। देखो ना यार, आप इसे यहीं रहने दो, आप इसको नीचे ले आओ, तो हेड मिल गया। यहां पर हेड मिल गया, ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही होगा। सही है ना? पर हम प्रैक्टिस में क्या यूज करते हैं? टेल टू टेल जोड़ो, जैसा कि आप कहां जोड़ रहे थे? पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब देखा जाता है? व्हेन दे आर जॉइंड। एग्जांपल बेटा ये एंगल है आपका 60 डिग्री। सही है। और ये एंगल है आपका ये एंगल है आपका 30 डिग्री 20 डिग्री। बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो आप क्या करेंगे बेटा? इसको खिसका के ले आओ। आजा भाई। क्यों? क्योंकि एंगल देखने के लिए क्या करना है आपको? टेल टू टेल जोड़ के रखना है। जोड़ दिया बेटा। अब बताइए ये एंगल कितना था? 20। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 80 डिग्री लिखेंगे। सही है क्या? तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए? पहले उन्हें टेल टू टेल जोड़ा होना चाहिए। अच्छा सर एक और बता दो सर। चलिए इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। बताइए क्या ये एंगल देखने की सही स्थिति है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो हेड और टेल जुड़े हुए हैं, हमें क्या जोड़ना है? टेल टू टेल जोड़ना है। तो टेल टू टेल जोड़ने के लिए यार इसको आगे खिसका दो ना यार। कौन पकड़ रहा है? तुम आगे खिसकाओ। ये आगे, अब ये टेल टू टेल हो गया। अब बेटा सोचो ये टोटल 180 होता है एक लाइन का एंगल, ये 30 है तो ये कितना हो गया? 150 डिग्री। सही है क्या? तो ये क्लियर रख लो दिमाग में, कैसे जोड़ के देखना है एंगल? टेल टू टेल जोड़ना है। सही है। अच्छा मुझे बताओ कम से कम कितना एंगल बन सकता है दो वेक्टर्स के बीच में? 0 डिग्री, जब वो ऐसे हो। सही है ना? और मैक्सिमम कितना एंगल बन सकता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं बन सकता? जैसे आप ज्यादा करने लगोगे फिर हम ये छोटे वाला ये वाला गिनना शुरू कर देंगे। जैसे आप 180 को क्रॉस करोगे तो हम एंगल कौन सा ले लेंगे? फिर ये नीचे वाला एंगल ले लेंगे हम, जो कि 180 से छोटा हो गया। तो सही है क्या? ठीक है सर, अब आप फॉर्मूला बता ही दो सर। थीटा बीटा बता दिया बेटा। रिजल्टेंट का हम क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहली बात तो सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं आपको। ये आता है √/a²। मतलब 80% तो यही फॉर्मूला है वेक्टर्स का। थीटा समझ गए क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा सर ए और बी क्या है यहां पर? सर ए के ऊपर कहीं वेक्टर नहीं दिख रहा मुझे, तो ए
उसका मॉड को बेटा क्या और लिखा जा सकता है, सिर्फ ए लिख दो। इसका मीनिंग क्या, उसका सिर्फ मॉड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या सारे मैग्नीट्यूड आने चाहिए तभी हम मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। तो ए एंड बी आर, या जो ए और बी लिखे हैं वो क्या है, ए और बी के ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड है। सही है क्या? सर बताओ सर इस आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी? आर मैक्सिमम कब होगा बेटा, दिख रहा है क्या? आर मैक्सिमम कब होगा बताइए, लॉजिक क्या कह रहा है? आर मैक्सिमम सर जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे ना, तो थीटा बराबर, ये ऐसा सोचो सर ये मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और होती है थीटा बराबर 0 पर। तो आर मैक्सिमम व्हेन थीटा बराबर, मतलब पैरेलल होगा एक दूसरे के। कितनी होगी सर आर मैक्सिमम की वैल्यू बता दो बेटा एक बार, इसे 1 रख दो, इसे 1 रख दो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी रूट से आ जाएगा ए प्लस बी। सर मिनिमम कब होगा, देखो ना यार, 4 और 6, 4 और 2 को जोड़ा था, मैक्सिमम कब था, जब 0 था, और मिनिमम कब था, जब 180 था। आर मिनिमम कब होगा बोलो, जब cos थीटा मिनिमम होगा -1, -1 होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है। बेटा इसकी वैल्यू -1 पुट करना, -2ab हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे रूट हटाओगे, रूट से वो स्क्वायर हटेगा तो आएगा a माइनस बी। पर यहां पे क्या लगा देना बेटा, मॉड लगा देना, क्योंकि हो सकता है आप छोटे में से बड़ा घटा दो। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव चीज है वो, तो वो डायरेक्शन के कारण नेगेटिव हो रही है, वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। सही है क्या बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बहुत वेरिएशंस है, इसके वेरिएशंस देखते देखते अपन थक जाएंगे। देखो एक वेरिएशन तो समझ में आ गया मैक्सिमम मिनिमम वाला। अब तुम क्या करो, इसके अंदर मुझे थीटा 90 करके बता दो, बहुत फेमस फॉर्मूला आ जाता है। अगर 90 डिग्री होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बोलो। cos 90 0 होता है यार, तो आर का फॉर्मूला बोलो, खूब यूज करते हैं अपन। सही है। और वेरिएशन देखो, पहला वेरिएशन समझ में आया आपको, मैक्सिमम मिनिमम। दूसरा थीटा बराबर 90 वाला। तीसरा वेरिएशन देखो बेटा, ए और बी गलती से बराबर हो जाए तो, ए और बी गलती से बराबर हो जाए। ए और बी बराबर होने का मतलब उनके मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं, वेक्टर सेम नहीं है, सिर्फ उनका क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए बेटा ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम कर दो, क्या हो जाएगा बताओ सर? जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सर आगे बोलो, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री वालों 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो, अगर मैंने आपसे, आप मेरे से ही पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री पहले बाद में कहीं भी, कॉस थीटा बाई 2 को मैंने बोला था रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। सॉल्व कर लो, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू ये आएगी जो रखी है मैंने। बेटा क्या क्या बाहर आ जाएगा रूट के, 2 इस बाहर, ए स्क्वायर का ए बाहर, कॉस स्क्वायर का कॉस बाहर। ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इनको याद करने से फायदा होगा, वेक्टर से डरने से फायदा नहीं होगा, इनको याद करने से फायदा होगा। कहीं यूज करना हो और आप सीधा बोल दो सर 2a cos थीटा बाई 2, तो समझ में आएगा बच्चे ने वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था। समझ में आया? लिखो यहां तक जो है, 1 मिनट दे रहा हूं, मतलब जितना जो लिखना है तुम्हें, फिर हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। और आज के लिए इतना ही, सही है ना? 2 क्लासों में करते हैं इसे। अब आप वेक्टर्स के अंदर ना फंसे बेटा, वेक्टर्स के क्वेश्चन मत बनाने बैठ जाना प्लीज। ना कोई वेक्टर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे नीट के अंदर, ठीक है? वेक्टर्स के क्वेश्चन कब करने होते हैं, जब हम वेक्टर्स को आराम आराम से पढ़ रहे होते हैं। सही है, 7-8 दिन वेक्टर्स चल रहा है, ठीक है, पूरा महोत्सव बन रहा है पूरा, तब आराम आराम से करते रहो, अटकते रहो, सर बहुत दिक्कत आ रही है सर, बहुत सर मजा ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या के, तब ये सारी चीजें अच्छी लगती है। अब नहीं लगेंगी ना वो,
सही है ना? कल की क्लास में हम सीखेंगे कंपोनेंट लेना, या कंपोनेंट लेना आज ही सिखा दूं? है? हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास में, जब भी आज ही सिखा दूं या नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में आज ही सिखा दूं? नेक्स्ट में करते हैं ना, क्या ही जल्दी। माइनस करना सीखते हैं आज। बताइए बेटा, माइनस क्या बला है भाई? प्लस तो बता दिया सर आपने। सर दोनों फोर्सेस एक साथ लगे प्लस हो गया। सर दो इवेंट्स एक साथ हो गए, एक आदमी के साथ प्लस हो गया इवेंट। माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब क्या होगा भाई? है? खुशी में से दुख माइनस कर दो तो डबल खुशी है? बताओ यार। खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यार। दुख इज हाउ मच? टू खुशी। समझ रहे हो यार तुम यार? यही है मतलब भाई, यही है मतलब माइनस करने का। तो देखो बेटा, ए माइनस बी करना है मुझे। मुझे क्या करना है? मुझे ए माइनस बी करना है। मैंने बोला यार एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाओ, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। इसका कोई, मैं 4 न्यूटन में 2 न्यूटन जोड़ रहा हूं, इसका मीनिंग तो बन रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे 4 और 2 एक साथ लग रहे हैं। पर 4 न्यूटन में से इस वाले 2 न्यूटन को घटा दो, इसका क्या मीनिंग है? एक 4 इधर लग रहा है, एक 2 इधर लग रहा है, इस 4 में से इस 2 को घटाओ। मीनिंग तो बताओ, आंसर तो बात की बात है। मीनिंगलेस बात है ये। तो हमने बोला यार हम वेक्टर माइनस करना नहीं जाता, या माइनस होते ही नहीं है वेक्टर्स, हमें जोड़ना आता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस बी को चिपका करके प्लस लगा देंगे। मैथ्स का फायदा उठा लिया हमने। क्या करा, ये माइनस किसको दे दिया? बी को, और बीच में साइन वही लगाया प्लस, क्योंकि हमें आता ही प्लस करना है। सही है ना? क्योंकि प्लस का मीनिंग क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट, नेट इफेक्ट। तो अब सुनो बेटा, ये है ए, ये है ए, एंड ये है बी, ये है बी। ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। मुझे ए माइनस बी करना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं बोलूंगा भाई पहले बी को उल्टा कर लो, माइनस बी बना लो इसे। माइनस बी कैसा बनेगा? उल्टे डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड। अब आप ए में माइनस बी को जोड़ो, तो ए में माइनस बी जोड़ने के लिए बेटा इनकी टेल टेल जोड़ देता हूं। बताओ यार, अब इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, अगर मेरे को वही फॉर्मूला यूज करना है तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो किसके बीच में था? ए एंड बी के बीच में। हमें किसके बीच में चाहिए? क्योंकि मुझे ए में बी नहीं जोड़ना है इस बार, ए में माइनस बी जोड़ना है। तो ये एंगल हो गया बेटा 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं ए माइनस बी करने जा रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? ए स्क्वायर 2ab कॉस, क्योंकि ए और माइनस बी में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। बच्चा क्या सोचता है, सर मैंने बी को माइनस बी कर दिया। भैया यहां तो मैग्नीट्यूड है, आप माइनस लगा ही नहीं सकते। चलो कॉस 180 माइनस थीटा, एसटीसी रूल क्या बोलता है बेटा? माइनस होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बेटा अगर गलती से ए और बी बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड जैसे यहां हुए थे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है ये? यहां पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर, क्या आ गया बेटा बाहर? क्या आ जाएगा? 2 बाहर, ए बाहर साइन थीटा बाई 2। तो मैं आपसे डायरेक्ट यूज करवाऊंगा, अगर ए और बी को जोड़ रहा हूं और ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आंसर है 2a cos थीटा बाई 2। अगर ए माइनस बी कर रहा हूं और ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आंसर आएगा 2a sin थीटा बाई 2। सही है क्या?
तो बेटा ये फॉर्मूले पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आपके वेक्टर्स के अंदर, सही है। ये फॉर्मूला रट डाला हुआ है तुमने, इसमें थीटा का मीनिंग तुम समझ ही चुके हो। फिर इसके स्पेशल केस ए बी बराबर ए माइनस बी में ए बी बराबर मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना, बस ये आपने कर लिया, बहुत सारे आपका कंसेप्ट यहीं से बन जाएगा। अब बचा क्या क्या हमारा, बताओ एक बार। कंपोनेंट लेना बचा, तो हम देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर टेढ़ा है तो उसका एक्स में कितना है और वाई में कितना है, फिर हम उसी लॉजिक से लगा लेंगे, अगर कुछ वाई में भी है एक्स में भी है तो जोड़ के हम बीच वाले डायरेक्शन कर लेंगे। अच्छा, और है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बचा है हमारा, है ना, वो तो है ये लास्ट में। और ए डॉट बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, और है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना, ये भी एक छोटा सा आर्टिकल होता है। एक डायरेक्शन कोसाइंस करके एक छोटा सा आर्टिकल होता है। देखो डायरेक्शन कोसाइन तुम कब यूज करोगे पता नहीं, पूछेंगे वो वैसे भी नहीं वेक्टर्स का, ठीक है। तो हम ये सब देखेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट क्या बचा है आपका, डॉट दोनों प्रोडक्ट और क्या आपका प्रोजेक्शन लेना है। सर यहां कॉस थीटा आया, यहां साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये सीखना मेन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बेटा आपको? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे वेक्टर्स।